तीसरा चैप्टर मगध का उदय। मगध का उदय, अब उनसे रिलेटेड हम थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और एक जो था चैप्टर जिनका नाम था वैदिक सभ्यता, वो हमने कर चुका था। इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो दोनों चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था। तीसरा जो चैप्टर है वो है मगध का उदय, उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, और ये एसएससी में पूछा भी है बहुत ज़्यादा बार, ठीक ना। तो भारत का कौन सा क्षेत्र जो प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, वह कौन सा था? तो उनका नाम था मालवा, ठीक ना। वर्तमान में जो है वह मालवा महाजनपद प्राचीन में अवंतिका के नाम से ही जाना जाता था। वर्तमान में जो मालवा है वह जो है यह क्या है, अवंतिका के नाम से ही जाना जाता है। यह राज्य जो है वह दो भागों में विभक्त था। एक का नाम था उत्तरी अवंतिका, एक का नाम था उत्तरी अवंतिका, और दूसरा का जो नाम था वो था दक्षिणी अवंतिका, ठीक ना। और अवंतिका मतलब उत्तरी का जो मतलब था, उत्तर वाला का जो राजधानी था वो था तुम्हारा उसका उज्जैनी था, और दक्षिणी वाला का जो था वो था महिष्मती, ठीक ना। महिष्मती ये था इनका राजधानी, ठीक ना। तो ये वैसे अक्सर नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। दो भागों में बांटा गया था, दक्षिणी और उत्तरी। उत्तरी वाला का हो गया आपका उज्जैनी और इसका हो गया महिष्मती, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आजीवक एक संप्रदाय था, बुद्ध के समकालीन या फिर बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, या चाणक्य द्वारा स्थापित संप्रदाय, या शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिए बुद्ध के समकालीन था, यानी आजीवक के समकालिक एक संप्रदाय था। आजीवक जो था वह एक समकालीन था, जो किसके समकालीन था? तो वो बुद्ध के समकालीन था, ठीक ना। आजीवक के लोग जो थे वह पौरुष कर्म के थे, पौरुष कर्म के थे, ठीक है। और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक बलवान मानते थे। ये लोग जो हैं वह मतलब पौरुष कर्म और यानी उत्थान की अपेक्षा भाग्य को ये लोग अधिक जो हैं वह बलवान मानते थे, ठीक ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह आजीवक के समकालीन जो था वो एक और संप्रदाय था जो क्या कहलाता था? नियतिवादी संप्रदाय। क्या कहलाता था? नियतिवादी संप्रदाय, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए नियतिवादी संप्रदाय, तो चलिए आप इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो था अजातशत्रु, क्योंकि इन्हीं का बेटा था, मतलब ये बिम्बिसार का ही बेटा था, ठीक ना। तो मगध पर हर्यक वंश के शासन व इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो बिम्बिसार, ठीक ना। हर्यक वंश का जो शासक था, हर्यक वंश का जो संस्थापक था जिनका नाम था बिम्बिसार, की हत्या इनके पुत्र जो था जिनका नाम था क्या चीज़ें? तो ये पुत्र जो था अजातशत्रु, इन्होंने ही जो है वह मारा था, ठीक ना। अजातशत्रु को इसलिए पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है कि, ठीक ना। अजातशत्रु की हत्या भी इनका बेटा जो उदयन इन्होंने ही किया था। चलिए तो आपको इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन कि बिम्बिसार जो था वह हर्यक वंश का संस्थापक था। दूसरा, अजातशत्रु जो बिम्बिसार का पुत्र था, इन्होंने अपने राज सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या की। और फिर अजातशत्रु का बेटा जो उदयन था, उन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी राजगद्दी पर बैठने के लिए। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन का एक। चलिए अगला क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी पर आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो वह कौन सा नदी था जिस पर जो है सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी पर जो है आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो वह था झेलम
ठीक ना। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो है वह था 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईसा पूर्व, ठीक ना, ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर पौरव, नाम क्या था, पौरव राजा, याद रखिएगा, पौरव राजा पोरस के साथ, पौरव के जो राजा थे पोरस, जिनका नाम क्या था, पोरस, ठीक ना, इसके साथ हुआ था, जो वित्सत्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को जो है पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था उसको वित्सत्ता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, वित्सत्ता को हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडे स्पीज का भी कहा जाता है नाम से, हाइडे स्पीज, ठीक है, इस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है वित्सत्ता के युद्ध को, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन हमने देखा, आसानी पूर्वक याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, जिस क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से मगध के वंशों के क्रमानुसार आपको ये बताना है कि मतलब व्यवस्थित करें, कहने का मतलब कौन सा वंश पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के आपको पता होगा कि इसका प्रथम संस्थापक जो था जिनका नाम था बिम्बिसार, ठीक है। और अंतिम अगर कोई पूछे तो वो था आपका कौन सा, तो जिनका नाम था नागदशक, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो लेकिन हर्यक वंश जो स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व में, 544, और लास्ट जो हुई थी 412 ईसा पूर्व में। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अगला जो पॉइंट है, अगला जो है उसके बाद कौन सा आया, तो शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था उनका नाम था शिशुनाग, ठीक है। और अंतिम का जो नाम था वो था नाम महानंदनी, ठीक है। और यह जो आया हुआ था तो वो आया था शिशुनाग 412 में, और लास्ट जो यह हुआ था वंश वह 344 में, 344 412, 412 से 344। उसके बाद आया नंद वंश, उसके बाद कौन सा आया, तो नंद वंश, ठीक है। नंद वंश जो इनके जो संस्थापक थे जिनका नाम था पदनंद, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। अंतिम शासक जो था आपको पता भी होगा कि अंतिम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, लास्ट में जो था वो था घनानंद, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक। उसके बाद बीच में 1 वर्ष की गैप रहा। उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बैठा गद्दी पे 323 ईसा पूर्व में, और उस समय 1 साल लड़ाई भी हुआ था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त अंतिम शासक जो जिनका नाम था बृहदर्थ, ठीक है। तो ये इस तरह से सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला आया आपका हर्यक वंश, तो यानी 4 ऑप्शन, 4। उसके बाद आया शिशुनाग, तो दूसरा। उसके बाद आया नंद वंश, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेदी वंश का जो प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चेदी वंश का जो प्रसिद्ध राजा था जिनका नाम क्या था, खारवेल, जो कलिंग से संबंधित था, कहाँ का, कलिंग से संबंधित था। यह जैन धर्म का अनुयायी थे। यह जो राजा खारवेल थे वह जैन धर्म धारण किए हुए थे, ठीक ना। खारवेल के हाथी गुफा, यानी जिसे या खंडगिरी या फिर आप उसे उदयगिरी गुफा में प्रारंभिक जैन अवशेष मिले थे। सबसे पहले जो था वह जिसको खारवेल के हाथी गुफा और या फिर इसी को खंडगिरी या फिर उदयगिरी गुफा भी जाना जाता है। इन्हीं में जो है सबसे पहले जैन धर्म के अवशेष मिले थे, जिसे ये पता चलता है कि ये जो थे राजा खारवेल वह कलिंग से थे और कलिंग के शासक थे, और इन्होंने जो है वह जैन धर्म का अनुयायी थे, मतलब धारण किए थे धर्म का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस साम्राज्य का नाम बताओ जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। तो वह कौन सा पहला साम्राज्य था जिन्होंने पहली बार जो है वो युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था, तो वह था मगध के जो साम्राज्य था, इन्होंने सबसे पहले जो है वह हाथी का
किया था इस्तेमाल। तो मगध साम्राज्य में संभावित मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य का सेना था, चंद्रगुप्त मौर्य का सेना था। तो ऐसा प्लूटार्क ने कहा था कि यूनानी लेखक, इन्होंने बताया था कि उनके सेना के बारे में वर्णन किया था। और प्लूटार्क, याद रखिएगा, प्लूटार्क, उन्होंने ये बताया कि इनके सेना में जो है वह सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया गया था युद्ध के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो किसकी सेना जो था वह उन्होंने सबसे पहले तो आपने अब ये पढ़ा था कि पोरस ने जो है वह इनकी सेना ने ही सबसे पहले जो है वह झेलम नदी पर किया था। ठीक ना, 326 ईसा पूर्व में। ठीक ना, ये चीज़ें हमने अभी पढ़ा। ये पौरव के राजा थे पोरस, जिन्होंने सिकंदर के सेना के बीच में लड़ाई किया था, जिसे जिसे झेलम भी कहा जाता था, वित्सता का नाम था, या हाइडेस्पीज के नाम से भी जाना जाता है, यूनानी नाम है इनका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्य का एक संघ था। वह कौन सा है? तो वो आप याद रखें कि वज्जी संघ जो था वह 8 गणतंत्रों का मतलब समूह था। ठीक ना, बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र राज थे। बुद्ध के समय में वज्जी जो था वह 10 राज्य के 8 वज्जी संघ के अंतर्गत थे। ठीक ना, बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली वैशाली जो था वह वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। सबसे बुद्ध के काल में जो सबसे बड़ा जो था शक्तिशाली वैशाली का जो लिच्छवी था, ठीक ना, याद रखिएगा, लिच्छवी, वह गणराज्य जो था वह सबसे बड़ा शक्तिशाली था बुद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय माना जाता है? तो वह कौन है? तो वो है आपका बिम्बिसार को जो है मगध के उदय का श्रेय माना जाता है। मगध में 16 महाजनपद थे, याद रखना, मगध में 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था उभर कर सामने आया था। ठीक ना, जिसकी आरंभिक राजधानी जो था वो क्या नाम था उनकी? तो गिरिब्रज, जिनका नाम क्या था? मगध। ठीक ना, तो ये चीज़ें याद रखना। उसकी मतलब ब्रज, और जिसकी राजधानी जिसे राजगिरी थी, मतलब राजगिरी कहा जाता है। उनकी राजधानी जो मतलब मगध का जो राजधानी था वह गिरिब्रज था, जिसे राजगिरी भी कहा जाता था। ठीक ना, तो मगध पर जो बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा जाता है? तो बिम्बिसार को ही तो मगध का जो है वह कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था वो मगध था। इनकी राजधानी जो था वह राजगिरी, जिसे गिरिब्रज कहा जाता था। ठीक ना, और बिम्बिसार जो जिसे हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश, ध्यान देना, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद जो शासन किया था उनका नाम क्या था? तो शुंग वंश। कौन सा था? शुंग वंश। ठीक ना, इन्होंने मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश ने किया था। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति ही, मतलब सबसे लास्ट जो था जिनका नाम क्या था? तो बृहदर्थ हमने बताया आपको, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक, और जिनकी हत्या जो है उनकी ही खुद के जो सेनापति, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने, जिनका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। ठीक ना, पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया, और इसलिए उन्होंने जो है वह शुंग वंश की नींव रखी। ठीक ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। ठीक ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सीरीज़ का। ठीक ना, जो मगध साम्राज्य का है वो सबसे लास्ट क्वेश्चन आज जो है ये इम्पोर्टेंट हम करेंगे। और इसके बाद सभी आदमी नोटबुक लेकर के अपना तीनों चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन सुन करके लिख लें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हमने करवाया है।
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन, आपको पता भी होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बिहार में स्थित है, ठीक ना। पटना के पास लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर ये है। और 2016 में जो है इसे विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। इसका निर्माण जो है वह गुप्त काल में ही, किस काल में? गुप्त काल में ही किया गया था। और यह कुमार गुप्त के समय में हुआ था, कुमार गुप्त के समय में। चलिए तो लास्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बाद, मगध साम्राज्य।